हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक यूनिट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। लगभग 50 क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, एक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वो जो है एग्जाम में बार बार आते हैं, है ना, और बार बार आने की संभावना भी है। तो फिर उन्हीं क्वेश्चन को जो है मैंने यहाँ पे लिया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ जो अन्य क्वेश्चन है उनको भी जो आपको देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूनिट 1 हम देख लेते हैं। तो फिर यूनिट 1 के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। यूनिट 1 जो है 2022-23 में जब सिलेबस चेंज हुआ था, है ना, 2021 या 2022 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो फिर ये यूनिट 1 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया आया, है ना। तो फिर इस यूनिट से रिलेटेड उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो फिर उसके हिसाब से पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है ना। तो फिर अगर आपको लगता है यूनिट 1 से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो फिर उसको जो है आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर एक बार भी वो एग्ज़ाम में आया है तो फिर उनको जो है देख ही लेना है, ठीक है। तो फिर चलिए यूनिट 1 से देखते हैं। विषम चक्रीय यौगिक क्या है, इनका वर्गीकरण को समझाइए, है ना। जो विषम चक्रीय यौगिक है इनका क्लासिफिकेशन को जो है समझाना है। सेकंड क्वेश्चन है फ्यूरेन बनाने की विधि व उसके एरोमेटिक लक्षण व गुण समझाइए, ठीक है। तो फिर इनको भी जो है आपको देख लेना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, मैं जो हूँ केवल जूलॉजी और बॉटनी वगैरह बस पढ़ाता हूँ, है ना, केमिस्ट्री वगैरह मैं नहीं पढ़ाता। तो फिर आप लोगों के कमेंट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना, कि केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए आप लोग बोले, तो फिर उस कमेंट पर जो है ये बेस्ड है ना, ये वाला जो वीडियो है वो। आगे देखते हैं, स्क्रॉप की विधि से क्विनोलिन का संश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, इनको भी जो है आपको देख लेना है। आगे देखते हैं, फिर है फिशर इंडोल संश्लेषण तथा इसकी क्रियाविधि को समझाइए। फिर है निम्न क्रियाविधि को समझाइए, पॉल नॉर संश्लेषण, नॉर पाइरोल संश्लेषण। तो फिर ये जो है दोनों मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इनको जो है आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। फिर है टिप्पणी लिखिए, मेडलंग संश्लेषण, फ्रीडलैंडर संश्लेषण, डोबनर मिलर संश्लेषण, ठीक है। तो फिर इनको भी जो है आपको देख लेना है। ये थोड़ा सा छोटे छोटे हैं ना, 2 नंबर 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन जो है आएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा है, इनको जो है आपको देख लेना है। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन, मैं केवल इतना ही बनाने वाला था, लेकिन ये जो यूनिट 1 है गाइस, यहाँ से केवल 1 नंबर 2 नंबर के लिए ही आता है ना। यहाँ से जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा बता दूँ, थायोफिन फ्यूरेन की अपेक्षा अधिक एरोमेटिक है, क्यों, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। थायोफिन जो है वो फ्यूरेन की अपेक्षा अधिक एरोमेटिक है, क्यों है, इसको जो है आपको बताना है। आगे देखते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए कि थायोफिन पाइरोल व फ्यूरेन की अपेक्षा अधिक एरोमेटिक है। अगर ये क्वेश्चन देखो तो फिर ये दोनों जो है सेम क्वेश्चन है और इन दोनों का आंसर जो है सेम आएगा, है ना। हालांकि यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहाँ पे जो है एक और जोड़ दिया है पाइरोल, है ना, और यहाँ पे पाइरोल नहीं है। तो फिर इन दोनों का जो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, पाइरोल एरोमेटिक एमीन तथा फिनॉल दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको देख लेना है। फिर है फ्यूरॉन डिल्स एल्डर अभिक्रिया दर्शाता है, तो फिर इसको भी देखना है। फिर है पाइरोल के अम्लीय स्वभाव को समझाइए, इसको भी जो है आपको देख लेना है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंड यूनिट से है, कार्बधातु की यौगिक क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ये एग्जाम में कई बार आया है, परसों यूनिवर्सिटी में, है ना, इनको जो है आपको देख लेना है। फिर है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना लिखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में शुष्क ईथर का उपयोग लिखिए। ये शुष्क ईथर वाला अलग से भी दे दिया जाता है क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको देख लेना है। फिर है कार्बलिथियम यौगिक बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, बनाने की विधि लिखिए, ये इच वाला है ना। क्या लिखा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना लिखिए। कई बार संरचना दे दिया जाता है, कई बार बनाने की विधि भी दे दिया जाता है, ठीक है, इसको जो आपको देखना है अच्छे से। फिर है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिर जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है गाइस, उनसे जो है हमें प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जो है हमें प्राप्त करना है, और कैसे प्राप्त करोगे ये जो है आपको बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है डाई एल्किल जिंक बनाने की विधि व उपयोग लिखिए, इसी को ही जो है कार्ब जिंक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, डाई एल्किल जिंक बोले या फिर कार्ब जिंक यौगिक बोले, एक ही है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड यूनिट से मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को
जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन जो मैंने रेड पेन से यूज़ किया है वो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ना। लेकिन आप इन सभी को जो है पढ़ना है, एक भी मत छोड़ना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। फिर है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीयता को समझाइए। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु किस प्रकार से अम्लीय होते हैं उनको समझाना है ना। क्लेजन संघनन की क्रियाविधि को समझाइए। आगे देखते हैं चालावयवता क्या है। एथिल एसीटो एसीटेट में कीटोइनॉल समावयवता को समझाइए। तो फिर ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये दोनों है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सेकंड यूनिट से मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने रेड पेन का यूज़ किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक भी क्वेश्चन जो है आपको नहीं छोड़ना है सेकेंड यूनिट से। फिर है रॉबिन्सन न्यूक्लीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो फिर इसको भी जो आपको देख लेना है। थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट जो है गाइस वो थोड़ा सा सरल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं चाहूँगा कि जो है आप लोग थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप जो है इन दोनों यूनिट्स जो है अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं ना, थर्ड फोर्थ और 5 यूनिट। तो फिर ये तीनों यूनिट जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है ना। ये जो है आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो 11th से 12th से, कार्बोहाइड्रेट है ना। बायो वालों के लिए ये सरल जाएगा, ये वाला यूनिट है ना। और इनका क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है उनका। फिर है किल्यानी संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किल्यानी संश्लेषण है ना। फिर है रफ की विधि, टिप्पणी लिखिए एपिमरीकरण, डी एवं एल विन्यास और एनोमर। अब इनमें से इंपॉर्टेंट बोलोगे तो फिर एपिमरीकरण और डी एल विन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या है, ये भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है शर्करा रिंग के आकार निर्धारण में मेथिलीकरण का क्या उपयोग है। इसी क्वेश्चन को गाइस शर्करा रिंग के शर्करा के रिंग संरचना को समझाइए ऐसे भी दे देते हैं ना। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग जो है 2020 के पहले का क्वेश्चन पेपर देखोगे है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का 2020 के आगे पिछले वाले का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन है वो बार बार जो है आपको दिखेगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है इरिथ्रो तथा थ्रियो डाइस्टीरियो आइसोमर समझाइए। ये क्वेश्चन भी जो है आपको देख लेना है, बहुत ही सिंपल है। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या है, ये भी सरल है। थ्रियो तथा इरिथ्रो डाइस्टीरियो आइसोमर ये भी जो है सरल है। इनको जो है आपको देख लेना है ना। जहाँ जो आपको सरल लगता है उसको जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार कठिन जो है आप लोग छोड़ देना है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाले होते हैं वो लोग भी सोचते हैं कि बच्चे जो है कुछ बना ले, है ना, ताकि जो है उनका एक साल बर्बाद ना हो। वो लोग भी सोचते हैं कि बच्चा कुछ बना ले, इसी वजह से सरल क्वेश्चन ही वो लोग देते हैं, लेकिन हम लोग ही नहीं पढ़ते हैं ना। आगे देखते हैं। फिर है प्रोटीन क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका वर्गीकरण सिंपल सा पूछा गया है। कई बार जो है इसके भौतिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन कीजिए ऐसे भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो फिर इसको जो अच्छे से देख लेना है। फिर है प्रोटीन के प्रमुख परीक्षण लिखे है ना। प्रोटीन से संबंधित जितने भी परीक्षण हैं, नीन हाइड्रीन वगैरह, उनको जो है आपको देख लेना है, ठीक है। फिर है प्रोटीन की संरचना का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको अलग अलग भी दे दिया जाता है, प्राथमिक संरचना को समझाइए, द्वितीयक संरचना को समझाइए, तृतीयक संरचना को समझाइए। तो फिर इसको जो है आपको देख लेना है ना। और जो जूलॉजी बॉटनी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए ये यूनिट जो है वो सरल जाता है। तो फिर इसको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है यहाँ से आप लोगों को, ठीक है। फिर है डीएनए एवं आरएनए क्या है, इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये जो है आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लोग देख लेंगे। फोर्थ यूनिट देखते हैं। योगात्मक बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि दीजिए। तो फिर ये क्वेश्चन जो है आपको देखना है। कई बार जो है केवल योगात्मक बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं ऐसे भी दे दिया जाता है, ठीक है। फिर है जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, इनका क्या उपयोग है, जिगलर नाटा बहुलीकरण की विधि को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। फिर है प्राकृतिक रबर क्या है एवं संश्लेषित रबर क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आता है ना। अब इसी के अंतर्गत जो है अलग अलग दे दिया जाता है। आइसोप्रीन क्या है, ब्यूनास क्या है, नियोप्रीन क्या है, इसको जो है अलग से दे दिया जाता है ना। ब्यूनास बताइए, नियोप्रीन बताइए। तो फिर ये जो ब्यूनास है गाइस और नियोप्रीन है ये जो है संश्लेषित रबर है ना। और ये जो आइसोप्रीन है ये जो है प्राकृतिक रबर है। तो फिर यहाँ से जो है आप प्राकृतिक रबर पढ़ोगे इसी में ही जो है आइसोप्रीन को पढ़ लेना, संश्लेषित रबर पढ़ोगे उसी में जो है ब्यूनास और नियोप्रीन को भी जो है पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर है संघनन बहुलीकरण की क्रियाविधि, है ना। देखिए कई बार जो है योगात्मक बहुलीकरण दे दिया जाता है, कई बार जो है संघनन बहुलीकरण दे दिया जाता है, तो फिर दोनों जो है आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेकेलाइट, पीवीसी, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, टेरिलिन और वल्किनीकरण। अब देखिए यहाँ पे बेकेलाइट जो है आप लोग 11th-12th में पढ़े हो, पीवीसी भी पढ़े हो, ये थोड़ा सा नया है, इसको भी जो है आपको देख लेना है। फिर है टेरिलिन और वल्किनीकरण। वल्किनीकरण जो है बहुत ही सरल है, इसको जो आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आप लोग देख लेना। और ये जो स्टार बना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते ही है ना। फिर है रंग व संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी या निबंध लिखिए। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अंतर्गत आता है क्रोमोफोर एवं ऑक्सोक्रोम, है ना। जब ये रंग संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखोगे उसी में जो है आप क्रोमोफोर एवं ऑक्सोक्रोम को भी पढ़ोगे, है ना। तो फिर इसको जो है अलग से भी दे दिया जाता है, क्रोमोफोर क्या है, ऑक्सोक्रोम क्या है, तो फिर इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं मेथिल ऑरेंज, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। क्रिस्टल वायलेट, मेलेकाइट ग्रीन और कांगो रेड, है ना, कांगो रेड और फिनोप्थेलिन। तो फिर ये 4th यूनिट से जो है आपको इतने क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटे छोटे हैं, इनका रिएक्शन वगैरह जो है आपको देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 यूनिट देखते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र का महत्व बताइए। तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अब देखिए यहीं पे आ गया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। अब जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाओगे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तब उसके उपयोग में जो है फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र वाला भी आ जाएगा। तो फिर इसी के अंतर्गत जो है आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है। ये देख लेना आप लोग। फिर है वर्णोत्कर्षी तथा वर्णापकर्षी विस्थापन क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है बियर लैम्बर्ट नियम समझाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है सिग्नलों की स्थिति तथा रासायनिक विस्थापन या नाभिकीय परिरक्षण एवं अपरिरक्षण समझाइए। तो फिर इनको भी जो है आपको देख लेना है। फिर है स्पिन स्पिन युग्मन या स्पिन स्पिन संयुग्मन, ठीक है, इनको भी जो है आपको देख लेना है। आगे देखते हैं। फिर है NMR में TMS को संदर्भ यौगिक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है, इनको आपको बताना है। कई बार अलग से NMR और TMS को अलग अलग दे दिया जाता है, ठीक है। फिर है डेल स्केल तथा टाउ स्केल में संबंध बताइए। इन दोनों में जो है संबंध बताना है। फिर है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत व अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। फिर है टिप्पणी लिखिए। कार्बन NMR क्या है, 13 है ना यहाँ पे। तो फिर इतने क्वेश्चन जो है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है आपको नहीं छोड़ना है और जितना भी मैंने बताया उतना जो है आपको पढ़ लेना है ना। अब इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों में बता दूँ, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं ना, वो लोग नहीं चाहते कि बच्चे जो है फेल हो, तो फिर वो लोग जो है इतने कठिन क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट नहीं करते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो बच्चा बना ले, है ना। तो फिर आप लोग जो है अगर कठिन नहीं पढ़ सकते तो फिर थोड़ा सा सरल सरल क्वेश्चन भी जो है आप लोग पढ़ लोगे, सरल क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, जिससे अगर वो एग्ज़ाम में आए तो फिर आप लोग बना लो, है ना। जितना क्वेश्चन मैंने बताया उनमें से जो आपको सरल लगता है वो जो है आपको पढ़ लेना है, लेकिन मैंने जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।